हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संस्था, एक ऐसे आयोग की कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अगर हमें देश में चुनाव कराने हैं और चुनाव का तरीका भी लोकतांत्रिक हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे स्वतंत्र तरीके से, स्वायत्त तरीके से कार्य करने वाली संस्था हो, जो हमारे सरकार के बाकी 3 अंगों से स्वतंत्र रहकर अपना जो कार्य है वह कर सके, है ना। तो इसके लिए हमें एक निर्वाचन आयोग के बारे में आज हम जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या है, किस तरीके से काम करता है। और इसके पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि बेसिकली अब तक हम संवैधानिक ढांचा, ये टोटल 12 भाग हैं आपके, है ना। 12 भाग, लगभग 90 चैप्टर्स की हमने बात की थी। और अब तक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, संवैधानिक ढांचा है, सरकार की प्रणालियां हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, केंद्र शासित क्षेत्र, ये मुख्य रूप से है आपका, ठीक है। बाकी तो उसके बाद जो है आपके शॉर्ट चैप्टर्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं। अब देखो, जैसे कि संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जो आपके 7 और 8 हैं। आप देखेंगे किसी में लगभग आपके 20-25 के आसपास जो चैप्टर्स हैं वह कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके छोटे छोटे से चैप्टर्स बचते हैं कि क्या राजनीतिक गतिशीलता है। मेन पोर्शन तो समझो आप हो गया है ना, मेन पोर्शन आपका हो गया है। तो ऐसे बच्चे जो भी सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स देना है, कंप्लीट नहीं हुआ है लक्ष्मीकांत, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए अलग से जो आपको जो वीडियोस दी गई हैं, जो कंप्लीट वीडियो दी गई हैं पॉलिटी की, उससे आप कवर कर लेना, ठीक है। बाकी आपका ये विस्तार से हो गया। ऐसे उम्मीद है कि आपका भी साथ साथ कवर हो गया होगा, आपने भी रिवीजन करके साइड कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, काफ़ी बच्चों के कल भी मैसेज थे कि किस में आपको नोट्स मिलते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। तो ये टेलीग्राम है @मंजू PWUPSC वाला, सर्च कर लेना, स्कैन कर लो, तो इस टेलीग्राम पे आपको क्लास PDF नोट्स जो है वह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आज हम निर्वाचन आयोग की बात करें, लेकिन निर्वाचन आयोग की बात को करने से पहले, इलेक्शन कमीशन की बात को करने के पहले ये देखेंगे कि अभी लेटेस्ट जो आपको इस भाग में, संवैधानिक निकाय वाले भाग में, लगभग 43 से लेके 55, है ना, 55 तक जो चैप्टर्स हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर लगभग हमें 12 चैप्टर्स, 12 संस्थाओं को पढ़ना है, 12 आयोग, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को करने के पहले हम ये जाने कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय, संवैधानिक निकाय जो है आखिर वह क्या है ना। उसके बाद हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, बट पहले थोड़ी सी बात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की हो जाए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आखिर ये स्टेटस है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। सो प्रॉपर तरीके से हम ये कहें, संवैधानिक भी लिख लो, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब जिनका संविधान में वर्णन है, सीधी सी बात है। संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में वर्णन है संवैधानिक निकाय होगा, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है वह गैर संवैधानिक निकाय हो गया। सो संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ कि संविधान में पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड आर्टिकल बेसिकली इसके लिए है। सो पहली बात तो ये है कि बेसिकली इनको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, mention in the constitution, mentioned in the constitution। और सेकंड है, एक आर्टिकल प्रॉपर तरीके से इसको डेडिकेटेड किया गया है। सो दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल। जैसे कि अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे आर्टिकल 280 है, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे आर्टिकल आपका कौन सा है, 324 है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका क्या है, एक वर्णन है, और वर्णन के साथ साथ क्या है, एक प्रॉपर आर्टिकल इनके लिए डेडिकेटेड किया गया है। तो एक अनुच्छेद भी इसके लिए है प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि इसका वर्णन मिलता है। सो दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल, दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल, दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल। अब ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, कुछ ऐसे निकायों के नाम, तो यहाँ पर देखते हैं। आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, तो संविधान में इसका वर्णन है ना, कि जब जब राष्ट्रपति उचित समझे वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे, कौन सा है वर्तमान में। एंड इसके लिए आपका जो डेडिकेटेड आर्टिकल है ये है आपका 280, हम इसे इसी में पढ़ने वाले हैं, इसी भाग में हम वित्त आयोग को पढ़ेंगे।
देन आज का आपका जो टॉपिक है दैट इज निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो आपका जो निर्वाचन आयोग है ये किस में दिया है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है आर्टिकल 324 में। इसके अलावा अगर हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, तो इनकी बात जो है वह आर्टिकल 148 में की गई है। इसके अलावा अगर हम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, इनकी बात की गई है आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी है ना, इनकी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 76 में। सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनके लिए एक पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल है, इसमें इसका जो वर्णन है वह दिया गया है। तो इस तरह से हम 15 संस्थाओं को पढ़ने वाले हैं, 15 संस्थाओं को, ठीक है। सो ये क्या हो गया? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया। अब देखो आगे जब हम एक और तरह की बॉडीज की बात करेंगे जो कि संविधान में नहीं दी गई है, हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कह देते हैं। कौन सी बॉडी है? वैधानिक निकाय। किसी किसी का स्टेटस क्या होता है? वैधानिक निकाय। अब वैधानिक निकाय है ना, स्टैट्यूटरी है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? वैधानिक का मतलब होता है विधान द्वारा, शब्दों में ही अर्थ छुपा है, विधान द्वारा। या फिर ये देखें कि जो बेसिकली पार्लियामेंट है वह एक्ट के द्वारा इनको स्टैब्लिश करेगा। सो क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसके द्वारा इसको क्रिएट किया जाएगा। मतलब संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाकर इस तरह की संस्थाओं को अस्तित्व में लाया जाएगा, और जो ये नियम है वही इसको शक्ति देंगे। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय है, इनको शक्ति संविधान में मिलेगी, संविधान के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से मिलेगी, है ना। सो यहाँ पर देखो कि जैसे कि हम महिला आयोग की बात करेंगे या अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसका बेसिकली एक्ट कौन सा है? आप इसमें देखेंगे कि एक्ट है आपका 1990, है ना। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे, 1993 है शायद, देख लेना 2। और अगर हम एनजीटी की बात करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका एक्ट क्या है? 2010 एक्ट। तो बेसिकली इस एक्ट के द्वारा जब शक्तियां दी जाती हैं तो इस तरह के निकायों को हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहते हैं, हम इस तरह के निकायों को स्टैट्यूटरी या हम इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह देते हैं। मतलब संविधान में इनका वर्णन नहीं है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कह दिया जाता है, गैर संवैधानिक निकाय भी इनको कह दिया जाता है। क्लियर है इतना? सो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, स्क्रीनशॉट ले लो जब मैं साइड हो रही हूँ, ठीक है। और अब हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, और इसमें हमें पढ़ना है कि आखिर इसकी संरचना क्या है, स्वतंत्रता क्यों मिली है, शक्ति और कार्य क्या है, दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत क्या है, और इसके साथ साथ हम इसके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को याद करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको मेंस का एक क्वेश्चन फॉर्मेट बताऊंगी, मेंस प्लस पीटी का जो पीवाईक्यूज है ये हम देखेंगे, और थोड़ा सा रिलेट हम करेंगे इसको करंट से, है ना। नोट्स हम साथ में बनाते ही जाते हैं। तो देखो बेसिकली निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग की जब साइट खोलोगे ना तो आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी तो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के अपडेट्स और चीज़ें उसमें आती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मिथ वर्सेस रियलिटी का भी ऑप्शन है, मतलब अभी इलेक्शंस को लेकर काफ़ी है। और निर्वाचन आयोग इस बार पूरी कोशिश कर रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, मैं बार बार कहती हूँ यार न्यूज़ सुना करो, 7-8 मिनट की होती है, अब तो शॉर्ट्स में भी इस तरह की न्यूज़ आने लगी। आप सुनोगे आपको पता चलेगा कि देश में इस बार कितने करोड़ वोटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे श्री राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। देखो ये नाम तो आप सुनते रहते हैं बट अन्य आयुक्तों के नाम नहीं सुनते हैं, तो मैं भी भूल गई थी, है ना। मुझे ये तो याद था कि हाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह भी राजीव कुमार है, लेकिन बाकी के जो 2 अन्य होते हैं, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त जिसके आगे मुख्य नहीं लगता, अन्य आयुक्त जो होते हैं उनके नाम मुझे भी याद नहीं थे ठीक तरीके से। तो जैसे कि श्री ज्ञानेश कुमार है और श्री सुखबीर सिंह संधू है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कमीशन है बेसिकली इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन की संरचना की जब बात करेंगे कि कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, तो 1+2 है, 1+2 है ना। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो कि अभी राजीव कुमार है। आपने टीएन सेशन के बारे में सुना होगा, जब टीएन सेशन बनते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तब लोगों को ये पता चलता है, तब राजनीतिक पार्टियों को ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जैसी भी कुछ संस्था है जो इसको की पावर है राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को हटाने का, उनको हड़काने का, उनको हटाने का। तो ये उस वक्त पता चलेगा। टीएन शेषन बहुत ही तेज तर्रार मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनके जैसा अब तक कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली जरा सा किसी ने अगर मिसकंडक्ट किया, कोई भी राजनेता ऐसा है, कोई भी पार्टी ऐसी है, वह तुरंत उसके खिलाफ एक्शन जो है वह लेते थे, है ना। एक बार इसलिए उनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि आप नाश्ते में क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नाश्ते में एक राजनेता को खा जाता हूं। तो यहां पर क्या है कि जैसे कि अभी जैसे आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जब देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि जनरल इलेक्शन, इसके फेज अभी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले दिखाई देगा कि ईसीआई स्टेट पोजीशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एमसीसी ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। एमसीसी, व्हाट इज एमसीसी? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आचार संहिता की हम बात करेंगे, ये क्या है इसकी तो भाई डेफिनेशन हमें याद करनी बनती है। व्हाट इज आचार संहिता? इसके आगे देखो, मैं एक और न्यूज पढ़ रही हूं, एक और। कमीशन ऑर्डर टू श्री रणदीप सिंह, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नोटिस जारी किया इनके लिए। दूसरा पढ़ो, कमीशन शो कॉज नोटिस श्री के चंद्रशेखर राव, प्रेसिडेंट भारत राष्ट्र समिति, है ना, भारत राष्ट्र समिति के, रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 30 and 56 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड फेज 4 जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल 2024। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, है ना। इंडिया सेट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, वोटिंग फॉर जनरल इलेक्शन 2024 कमेंस टुमारो। तो यहाँ पर इस तरह की अवेयरनेस और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन जो है वह देता रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जब इन्फोर्स किया गया, जब लागू किया गया था, ये करने का काम कौन करेगा? तो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा 2022 में कि आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? भारत के चुनाव आयोग की जो भूमिका है वह क्या है? मैं आपको आदर्श आचार संहिता को एक बार डिक्टेट बस कर रही हूं, लिखूंगी नहीं, आपको लिख लेना है ना। आदर्श आचार संहिता, और ये जो आदर्श आचार संहिता है ये वो डेफिनेशन है जो कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पर मिलती है। आदर्श आचार संहिता, चाहो तो पॉज कर करके लिख लेना, इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं है। किसी किताब में भी लिखा होगा, कहीं नोट में भी लिखा होगा, आपको यही मिलेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने ही आदर्श आचार संहिता की डेफिनेशन दी है वो बेस्ट है ना। सो आदर्श आचार संहिता क्या कहती है? राजनीतिक दलों की आम सहमति के द्वारा विकसित निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए मानकों का एक संग्रह है। मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं ना राजनीतिक दलों के लिए, बनाए उनकी सहमति से ही गए हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अवधि के दौरान सत्ताधारी दल और अभ्यर्थियों सहित राजनीतिक दलों द्वारा इसके पालन को सुनिश्चित करेगा। तो पालन को सुनिश्चित कौन करेगा? ईसीआई करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, ताकि किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी राजनीतिक दलों को एक समान निर्वाचन प्रतिस्पर्धा का जो मंच है वह मिल सके, है ना। तो यहाँ पर ये 3 लाइन है। पहली में ये कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता विकसित कैसे की गई, दूसरे में बताया गया है कि बेसिकली ये पालन सुनिश्चित कराने का काम कौन करेगा, और तीसरी बात में ये कहा गया है कि आखिर क्यों इसको लागू करा जाता है, ताकि सभी को चुनाव में समान जो प्रतिस्पर्धा का मंच है वो मिल सके, ठीक है। तो ये बात बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता की परिभाषा है। तो आखिर इसमें क्या भूमिका है? तो आप लिखिए कि भाई निष्पक्ष चुनाव के लिए, समान प्रतिस्पर्धा के लिए, लोकतांत्रिक चुनाव हो, इन सभी में भूमिका है। और भारत का जो चुनाव आयोग है संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में, है ना। तो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो उसमें स्केड्यूल जो आया है जनरल इलेक्शन 2024 का, कि इस बार के जो चुनाव है फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में हो रहे हैं, ठीक है। 7 में हो रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं।
फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल 2024 को हुआ था, जिसमें कि 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज? हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि जब देश में, जैसे कि वर्तमान में भी लोकसभा की सीटें तो बदली नहीं गई हैं, तो हमने देखा कि लोकसभा की कितनी, हाउस ऑफ, यही तो है ना, हाउस ऑफ द पीपल, तो लोकसभा के चुनाव ही हो रहे हैं ना 18वीं लोकसभा के। तो कितनी, लास्ट हमने देखा कि अभी 543 सीट्स पर होंगे। 543 सीट मतलब सीट को ही निर्वाचन क्षेत्र कह दिया जाता है। एंड निर्वाचन क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो पिछला। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र जब हम देश को चुनाव के उद्देश्य से कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। तो पहले में 21 स्टेट में और 102 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव। दूसरे फेज में 26 अप्रैल 2024 को 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 13 स्टेट में चुनाव। थर्ड फेज में 7 मई 2024 को 94 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, काउंट करना है इसको, कितना हुआ, 102, 89, 94 और 12 स्टेट में चुनाव। 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फेज 4, है ना, 10 स्टेट में चुनाव। फेज 5 की बात करेंगे 20 मई 2024 को 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 8 स्टेट में चुनाव। फेज 6 की बात करेंगे तो फेज 6 में 25 मई को 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, 57 निर्वाचन क्षेत्र और 7 स्टेट में चुनाव। और फेज 7 में 1 जून 2024 को 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 8 स्टेट में चुनाव। और डेट ऑफ काउंटिंग क्या लिखी है, 4 जून 2024। रिजल्ट कब आएंगे, शायद आपके 16 जून को एक बार देख लेना, है ना। तो इस तरीके से आप देखो कि पूरा जनरल इलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा इस वेबसाइट से अभी अवेयर रही है आप, इसलिए आपको आवश्यकता है इस वेबसाइट से अवेयर रहने की, ठीक है। चलिए, सो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट हमने देख ली। तो हम पहले देखेंगे, अच्छा ये बात बताओ कि आखिर ये जो निर्वाचन आयोग है हमें चाहिए क्यों है? क्या ये पॉसिबल है कि हम चुनाव, देखो हमने अपनाया है लोकतंत्र, लोकतंत्र में चुनाव क्या है, चुनाव को परिभाषित कैसे करोगे, ठीक है, हमने लोकतंत्र अपनाया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एनसीईआरटी से जोड़ते हैं। और डेमोक्रेसी में भी, लोकतंत्र में भी हमने अप्रत्यक्ष तरीके को अपनाया, डेमोक्रेसी में भी हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने क्या जाना था कि हम खुद सीधे सीट पे नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि हम अपने जो प्रतिनिधि है उसको नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, जिसको अभी हम चुनने वाले हैं ना, जिसको अभी चुन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं। जो हमारा प्रतिनिधि आगे, हमारा प्रतिनिधित्व आगे जाके कहाँ पे करेंगे, संसद में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है बेसिकली वह कौन है, वोटर्स हैं, मतदाता हैं। और एट प्रेजेंट कितने हैं, कितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ बताए हैं, बताओ जरा। तो वोटर्स या मतदाता हैं, ठीक है। तो मतदाता आखिर मतलब अब इसमें इलेक्शन कहाँ चला गया, इसमें इलेक्शन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो ये इलेक्शन क्या हो गया, ये इलेक्शन, ये चुनाव एक माध्यम है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। और ये इलेक्शन और ये सब कराने का काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास ये ड्यूटी है कि वह इस काम को करे। सो देखो, लोकतंत्र में चुनाव नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आप खुद बताइए। लोकतंत्र का मतलब ही वही है, डेमोक्रेसी का, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। या हम एक शब्द में कहें तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो, लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार, यही तो लोकतंत्र है। अब उसका अर्थ ही जब डेमोक्रेसी का यही है, तो अगर आप निर्वाचन नहीं कराओगे, अगर आप इलेक्शन नहीं करोगे, तो फिर आप क्या करोगे, तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। लोकतंत्र सरवाइव नहीं कर सकता अगर आपने चुनाव नहीं कराए। अभी तो 18वीं लोकसभा के चुनाव है, आपको याद होगा एनसीईआरटी में मैंने बताया था कि जब पहले आम चुनाव हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। एंड व्हाट इज जनरल इलेक्शन, जो 5 वर्ष पे हम लोकसभा एंड विधानसभा के चुनाव कराते हैं, उसी को हम आम चुनाव कहते हैं।
तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की हम बात करें, इसको हम 1952 कहते हैं। वैसे तो 1950 से तैयारियां चल रही थी, बट खिसकते 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 पूरी व्यवस्था जब नहीं हो पाई तो 1952 आ गया, और ज्यादातर जो मतदान है वह 1952 में हुए थे। तो पहला जब ये कराया गया था तब जरूरत हमें इस बात की थी कि हम 3 लाख ऐसे ऑफिसर्स लेकर आए जो कि प्रशिक्षित हो, चुनाव करा सके। और अगर देश की जनसंख्या उस वक्त, देश की साक्षरता की बात करें केवल 15%, 20% के आसपास हो, ऐसे में हम चुनाव कैसे कराएंगे? तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, और ये मजाक मतलब किसने उड़ाया होगा? आपको सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने उड़ाया होगा या फिर बाकी जो देश है वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने उड़ाया होगा कि बेसिकली अब हम अनपढ़ लोगों की बेहूदी नौटंकी को देखेंगे, और जो जवाहरलाल नेहरू है वह जीते जी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के फेल्योर को देख लेंगे। ये शब्द नए तो नहीं लग रहे, एनसीईआरटी में पढ़ चुके, याद रखा करो थोड़ा, ठीक है। तो पहला आम चुनाव हमने कराया, और उसके बाद इस तरह से होते 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 आज 18वीं लोकसभा के चुनाव हो गए, ठीक है, मतलब चल रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? भारत निर्वाचन आयोग। अब चूंकि हमने देखा कि भाई ये तो जो है वह संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, दैट मीन्स एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपका 324 है, ठीक है। अब इस बात को याद रखो कि 324 आर्टिकल कहता क्या है? इस संविधान के अधीन, इस बात को ध्यान से पढ़ना, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। यहां पे कहीं घोषणा जैसा शब्द है क्या कि अब निर्वाचन होगा, इसकी अधिसूचना या घोषणा कौन जारी करेगा? तो निर्वाचक नामावली चाहे तैयार करनी हो, चाहे संचालन हो, जो भी निर्वाचन चल रहे हैं उसका सुपरविजन करना हो, उसको कंट्रोल करना हो, रेगुलेट करना हो, ये सारे काम जो है उसके लिए कौन का होगा? एक स्वतंत्र आयोग होगा, और जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। और बेसिकली इसको क्या कह दिया जाता है? चुनाव आयोग भी कह दिया जाता है, इलेक्शन है ना, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, या इसको क्या कह दिया जाता है? चुनाव आयोग भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, संविधान के अधीन संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्या इन 4 के अलावा आपको कोई 5वां पद दिख रहा है कि महान्यायवादी दिख रहा हो, कि आपको कैग दिख रहा हो, कि आपको राज्यपाल दिख रहा हो, प्रधानमंत्री दिख रहा हो? नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, ये चुनाव करा देगा कौन? संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये चुनाव स्वतंत्र जो आयोग है वह कराएगा, जिसे कि एक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने कई प्रयास किए, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो हमने कब आखिर एक निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वह की थी? आपको पता है हम नेशनल वोटर डे क्यों मनाते हैं? नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1950 को बेसिकली इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है, और इसी दिन को याद रखने के लिए और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नेशनल वोटर डे हम हर साल मनाते हैं। और इस बार का भी जो थीम है वह नथिंग लाइक टू वोट है ना, मतलब वोटिंग सबसे अच्छा काम है और वोट हमें करना चाहिए। आपको याद होगा कि सरदार सवर्णी सिंह समिति जो बनी थी उसने ये सिफारिश की थी कि वोट देना भी आपका कर्तव्य होगा। इस तरह की कई चीजें शामिल की थी, लेकिन बाद में संसद ने उसको माना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये निर्वाचन आयोग का मेन काम होगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग यही काम तो कर रहा है। चलो अब हम आगे चलेंगे और हम शुरू करेंगे कि आखिर जो निर्वाचन आयोग है, क्वेश्चन देखोगे क्या? एक क्वेश्चन देखो जरा, 2017 का प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा था कि भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय है। इस बात को आप अभी काट पा रहे होंगे कि अब मैं आपको बता चुकी हूं कि ये 5 नहीं बल्कि ये 1+2 है, मतलब टोटल जो है वह 3 है ना। ये 3 शुरू से नहीं थे, है लिखा है, थे की कोई बात नहीं की, सो फर्स्ट रॉन्ग। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करेगा। आम चुनाव और उपचुनाव के लिए कार्यक्रम तय करने का काम गृह मंत्रालय क्यों करेगा जब ऑलरेडी हमारे पास इलेक्शन कमीशन है?
चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम गलत मान फर्स्ट और सेकंड को अगर हम गलत माने तो उसमें आपको एक बस सही दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और देखो, भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, किस संदर्भ में असत्य कथन को चुने। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक स्वायत्त निकाय है, एक स्वायत्त और संवैधानिक है। ठीक है, ये आर्टिकल क्लास में ही याद करके जाना, 324 जो भारत में संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं का संचालन करेगा। ठीक है, संघ और राज्य चुनाव दोनों के लिए है ये, है ना। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुसार की गई और आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यस एग्जैक्टली। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कराता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक, जैसे कि अब वहां पे यूपीएससी ने लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है संसद, तो संसद में तो दोनों सदन आ गए, और 324 में लिखा है राज्य विधानमंडल, तो विधानमंडल में दोनों सदन ही तो आ गए, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। अगर विधान परिषद से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति इन सबके संदर्भ में इलेक्शन कमीशन नियम बना सकता है। इसका राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, और इसके लिए भारत के संविधान ने अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान जो है वह किया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने असत्य पूछा है, ये बात तो यूपीएससी ने भी पूछी थी, ये स्टेटमेंट, है ना। आपको लगेगा कि मैं असत्य पूछ रही हूँ तो यही होगा पक्का, नहीं, ये भी असत्य नहीं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से इसका कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो इसके लिए स्थानीय सरकार के लिए अलग से 2 आयोगों की बात तो की ही गई है ना। एक तो राज्य का वित्त आयोग भी होगा और राज्य का निर्वाचन आयोग भी होगा, जो बेसिकली इनके लिए प्रावधान करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना क्यों हुई, ठीक है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपको गलत लग सकता है कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव से इसका कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए राज्य में अलग से जो निर्वाचन आयोग है वह बेसिकली बना हुआ है, जो इन मुद्दों को देखता है। तो अगर हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की संरचना की बात करें कि आखिर इसकी जो संरचना है वह क्या है, संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये बना हुआ है, क्या शक्तियां हैं, कितने अधिकारी होते हैं, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से भी पूछ लिया कि इसकी जो संरचना है वो कैसी है, वर्तमान में 1+2 है। 1+2 से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, प्लस 2 अन्य आयुक्त हैं। देखो इनके जो डिसीजन रहेंगे ना वो तो बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम व्यवस्थाओं में देखें या हम संविधान के अकॉर्डिंगली देखें तो बेसिकली जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनकी स्थिति थोड़ी सी स्पेशल है, इनके पास जो है वह ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। सो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि बेसिकली इनको नियुक्त कौन करेगा, तो इनकी दोनों की बात हो रही, 2 अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और प्रदेशों में भी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होंगे। प्रदेशों की बात हो रही है, राज्यों में, है ना, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त ये अलग होंगे, ये भारत के निर्वाचन आयोग की बात नहीं हो रही है इसमें।
है ना। बस नियुक्ति को हम देखेंगे तो बेसिकली इन तीनों की ही जो नियुक्ति होगी ये काम किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति का जो काम है वह राष्ट्रपति का होगा। देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें इस संदर्भ में अधिकार है कि बेसिकली वह नियुक्ति करें, ठीक है। इसके अलावा देखो कि संसद जो है वह कानून बनाएगा। संसद द्वारा बनाए कानून या विधि के अनुसार, संसद द्वारा बनाए कानूनों के अधीन ही जो राष्ट्रपति हैं, के अधीन राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य आयुक्त हैं, मतलब सभी की अगर हम सेवा शर्तें और पदावधि की बात करें, सेवा शर्तें पदावधि क्या अवधि होगी ये तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से तय करेंगे। तो संसद ने जो नियम बना दिया है कि जो अन्य आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनकी पदावधि क्या होगी, इस संदर्भ में नियम बनाने का या डिसीजन लेने का जो अधिकार है, तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा। पर राष्ट्रपति ये अधिकार को ऐसा नहीं है कि इनकी विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे कि बेसिकली संसद के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली ही वह इस काम को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये संरचना की बात की गई है। अच्छा देखो, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वर्तमान में अगर हम देखें तो संरचना जो है वो 1+3 है। क्या शुरू से ही ऐसी थी? संरचना वर्तमान में कैसी है, बहुसदस्यीय है। पर क्या शुरुआत से ही ऐसी थी? नहीं, शुरुआत से ऐसी नहीं थी। तो अगर हम 25 जनवरी 1950 की बात करें, जब इसकी स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950, है ना, ये स्थापना तिथि है। और इस दिन जो है वह केवल एक आयुक्त की जो बात है वह की गई थी आयोग के ही रूप में। और इसमें 25 जनवरी 1950 की स्थापना से लेकर अगर हम देखें तो एक तारीख है 15 अक्टूबर 1983, 15 अक्टूबर 1989, नॉट 83 है ना, 1989 तक, 1989 तक ये कैसे था, एक सदस्यीय था। एक सदस्यीय था, केवल एक मेंबर हुआ करता था केवल, और वो कौन सा हुआ करता था, मुख्य, है ना, केवल एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था, है ना। और ये जो एक सदस्यीय था ये कौन था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बाद में जब काम बढ़ा तो ऐसा लगा कि नहीं, अब 2 लोग और होने चाहिए कम से कम। तो ये जो एक सदस्य पहले था ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, ठीक है। अब देखो कि 89 के बाद ये महसूस किया गया कि नहीं, ये जो निकाय है वह बहुसदस्य होना चाहिए क्योंकि कार्य जो है वह बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि इसके बाद बहुसदस्यीय की जो कल्पना है वह की गई। 89 तक एक सदस्यीय था और इसके बाद बहुसदस्यीय, मल्टी मेंबर बॉडी, बहुसदस्यीय निकाय की बात की गई। और ये जो बहुसदस्यीय निकाय है इसमें क्या होगा कि +2 अन्य आयुक्त को हम नियुक्त करेंगे, +2 अन्य आयुक्त, क्योंकि कार्यभार बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन देखो अब यहां पर ये हो गया ना कि +2 है, इसका मतलब 1+2 मतलब टोटल 3 मेंबर होंगे क्योंकि कार्यभार बढ़ रहा था इसलिए। लेकिन देखो कि 1989 की ये बात थी, लेकिन 1990 में क्या हुआ, 1990 में ये अन्य आयुक्त का पद फिर से समाप्त कर दिया गया। 1990 में कोई व्यवस्था शुरू होती है तो जरूरी थोड़ी कंटिन्यूटी के साथ शुरू हो सकता है, बीच में रुक जाए फिर आगे बढ़ जाए। तो अन्य आयुक्त का जो पद है इसको क्या किया है, दी एंड कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। और जब इसको समाप्त कर दिया तो फिर से एक डेट आती है अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1993। और अक्टूबर 1993 में 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति हुई, 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए। और तब से लेकर आज तक और नियुक्ति की गई, और तब से लेके आज तक ये जो तब से लेके आज तक ये जो संस्था है ना, ये जो आयोग है
उसकी संरचना कैसी है कि अब ये बहुसदस्यीय निकाय के रूप में जो काम है वह करता है। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया कि जो राजीव कुमार है ना, श्री राजीव कुमार है, ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और श्री ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखवीर सिंह ये आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब देखो अगर हम इनकी सेवा शर्तों की बात करें, है ना, तो इनकी थोड़ी सेवा शर्तें भी जान लो कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं संरचना में, तो ये भी तो पढ़ना है ना कि आखिर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनकी सेवा शर्तें हैं और ये दी कहाँ है, क्या ये संविधान में दी है। तो इनकी सेवा शर्तों की बात की गई है। चुनाव अधिनियम अलग से बना हुआ है, हर चीज संविधान में नहीं लिखी जा सकती, ना ही लिखी गई है। तो जब आवश्यकता ऐसी होती है, ऐसा समय आता है कि अब हमें जरूरत है कुछ नए नियमों की, हम कुछ एक्ट बनाकर कर लेते हैं। तो बेसिकली चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग अधिनियम जो है 1991, इसके अकॉर्डिंगली कुछ सेवा शर्तों की बात इसमें की गई है। आओ मैं वो सेवा शर्तें आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कहा गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि सभी आयुक्त समान होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो ज्यादा पावरफुल होंगे, कम पावरफुल बाकी लोग होंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि सभी की शक्तियां समान होंगी, सभी की शक्तियां समान होंगी, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी स्थिति होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत है वही इनकी होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान स्थिति होगी। एक हायरार्की होती है ना, एक हायरार्की होती है ना, एक पोजीशन, एक पद कि आखिर ये जो पद है वह किसके समकक्ष है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जज है उसके समान ही समकक्ष होंगे, उसके ही समकक्ष होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी दो अन्य आयुक्त है। तो इस जज के समान ही जो स्थितियां वह होंगी, हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अब जो निर्णय लिया जाएगा, निर्णय वह बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कोई डिसीजन ले लिया वही फाइनल हो गया। तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चौथी बात इसमें यह कही जाती है कि अगर हम कार्यकाल की बात करें तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल होगा। या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होगा। ठीक है। तो हमने जाना कि आखिर बहुसदस्यीय कब से हुआ। 2-3 डेट याद रखो कि 19 स्थापना से लेके 1989 तक तो एक ही सदस्य रहा। उसके बाद 1990 की अगर कहाँ गया, 89 के बाद ये हुआ कि चलो 2 और की नियुक्ति करते हैं, है ना। बट 1990 में क्या हुआ, पद को समाप्त कर दिया और फिर वर्तमान में अक्टूबर 1993 से 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। सेवा शर्तें चुनाव की जो बात है वो हमने कर ली। ठीक है। चलो अब देखो, अगर इतना इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए निकाय है, ये आयोग अगर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली हमने संविधान में इसकी कोई स्वतंत्रता जो है वह जरूर सुनिश्चित की होगी। हमने संविधान में इसकी स्वतंत्रता जरूर सुनिश्चित की होगी, है ना, कि आखिर ये जो है वह स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर हमने क्या क्या स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की हैं। 3-4 पॉइंट्स को समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इनका कार्यकाल सुरक्षित कर पाए, तो संविधान ने क्या किया है, इनके कार्यकाल की सुरक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कार्यकाल की सुरक्षा कर दी। अब ये कैसे निर्धारित किया, इनको हटाने की प्रोसेस कहा कि इतनी टफ बना दो, इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी टफ कर दी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी इनको हटाया जा सके। तब ऐसे में आवश्यकता होगी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वह विशेष बहुमत का एक कॉन्सेप्ट रख दिया कि जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाओगे, वैसे ही आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं इनको भी हटाने की एक प्रक्रिया की बात जो है वह की गई। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली कार्यकाल की सुरक्षा जो है इनको दी गई, और इसमें यह कहा गया कि हटाने की जो रीति होगी,
हटाने की जो प्रक्रिया है, अब चूंकि इनका पद किसके समकक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष है, तो प्रक्रिया भी वही होगी जो उनको हटाने की है। और उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और साथ ही इस आशय में बहुमत से जो प्रस्ताव है वह पारित होना चाहिए। सो हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, उच्चतम न्यायालय के जज जैसी है, न्यायाधीश जैसी है। ठीक है, और इसमें इसका मतलब वही है, आधार वही होगा। क्या होगा आधार, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। साबित कदाचार और अक्षमता, अक्षमता। ठीक है, अब देखो आधार तो ये हो गया, लेकिन इसमें प्रक्रिया कैसी अपनाई जाती है कि इसमें किस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब जो संकल्प लाया जाए इनको हटाने के लिए वह कैसे लाया जाए, तो वह लोकसभा और राज्यसभा, या हम लिख दें कि सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सदन में स्पेशल मेजोरिटी से ये जो रेजोल्यूशन है उसको पास होना चाहिए, सदन में विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जाता है। जब ये संकल्प पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अब ये जो है बेसिकली वह हट चुके हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि हालांकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, नियुक्ति कौन कर रहे हैं, न्याय, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, बट क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जरूर हो रही है बट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम नहीं करते हैं, बट है ना, बट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, प्रसाद पर्यंत जैसे कि कौन होता है, राज्यपाल होता है ना, कि जब तक मन है तब तक रहेंगे, जब वो नहीं चाहते तो नहीं रहेंगे, ये वाली बात हो गई। अब देखो कि बेसिकली इसमें यह कहा गया कि नियुक्ति के बाद किसी भी तरह के गैर अलाभकारी जो परिवर्तन है वह नहीं किए जाएंगे। एक बार इनकी नियुक्ति हो गई आयुक्तों की, तो नियुक्ति के बाद अब ये नहीं कि वेतन कम कर दिया, विशेषाधिकार कम कर दिए, वेतन भत्ते कम कर दिए, तो नियुक्ति के बाद गैर अलाभकारी परिवर्तन, गैर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए, गैर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और अन्य आयुक्तों को एक और बात इसमें यह कही गई कि जो अन्य आयुक्त और जो प्रादेशिक है उनको मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी सिफारिश के आधार पर ही हटाया जाएगा। तो ये बात भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो अन्य आयुक्त हैं, अन्य आयुक्त मतलब समझ रहे हो ना, अन्य आयुक्त मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है वो दो, वो अन्य आयुक्त हैं, अन्य आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जाए। तो ये कुछ स्वतंत्रता के ऐसे प्रावधान है जो कि संविधान में दिए गए हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये बेसिकली स्वतंत्र तरीके से जो काम है वह कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। है ना, आपके पास भी 20,000 स्क्रीनशॉट हो जाने चाहिए।
मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपने एक टॉपर को देखा होगा, टॉपर्स मीट में सुना होगा उनको। उनके पास इतने सारे स्क्रीनशॉट थे कि जब उनको टाइम मिलता था वो उसी को देख लिया करते थे। अरे जल्दी से स्वैप कर लिया, देख लिया कि अच्छा 4 क्वेश्चन उनके खड़े खड़े वैसे ही तैयार हो गए, चाहे शादी में हो, पार्टी में हो। बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत सही तरीका है कि आप स्मार्टफोन का यूज़ स्मार्टली कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत होती है इस बात की कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप तैयारी में गधे ना बने। गधे इन सेंस की एक मेहनत होती है कि आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। थोड़ा सा होता है स्मार्ट वर्क, है ना? स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है कि जैसे कि देखो, समटाइम्स क्या है कि मान लो अगर मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये बुक उठानी है और इस बुक में फिर मैं ढूंढ रही हूँ, अरे वो कहाँ गया, कौन सा चैप्टर है, कौन सा था जिसमें मैं बार बार भूल रही थी, कहाँ मेरा मिस हो रहा था। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस चीज़ में बार बार परेशान हो रही थी कि किसकी कितनी कार्य अवधि है, किसका कार्यकाल कितना है। जैसे इसका कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का। आपने एक लिस्ट बनाई, उसको फ़ोन में रख लिया। फ़ोन देखना आजकल की तो हैबिट हो गया, हमारे दिनचर्या की हैबिट हो गई है ना। हम सो रहे हैं तब फ़ोन देखते हुए सो रहे हैं, उठ रहे हैं फ़ोन देखते हुए उठ रहे हैं। तो क्यों ना उसमें फिर किताबों को ही देखो। तो उसमें क्या किया कि एक लिस्ट बना ली, जब भी कंफ्यूज हुए आपने उस लिस्ट को देखा, तो आपकी इस पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है ना। ख़त्म तो नहीं करनी है, किताबों से तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की बात हो गई है ना। अब लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, जानते प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात की है कि हमने सारी चीजों को तही लिखा है ना संविधान में। आर्टिकल्स दिखाती हूँ। अब जैसे कि आर्टिकल 324 है। 324 कहता है कि चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना ये चुनाव आयोग करेगा। बार बार मैंने 324 की बात की। अब 325, 326, 27, 28 और 29 है ना। 326 कहा गया, ये रहा। मैंने इसमें 2-3 स्टार लगा दिए क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा गया। आओ देखते हैं। सो सेकंड क्या है? 325 ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। और अच्छा, ये भाग भी याद कर लो। भाग 15 324 से लेके 329 तक के जो प्रावधान है वे चुनाव से संबंधित है। 324 में एक चुनाव आयोग की बात की गई कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की जो शक्ति है वे चुनाव आयोग में निहित होती। दूसरी बात यह कही गई 325 में कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार पर होगा। चुनाव वयस्क मताधिकार, तो हमने चुनाव के लिए यही पद्धति तो अपनाई है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, है ना। चलो, सो इसमें समटाइम्स ये मान लिया जाता है कि ये जो आपका आर्टिकल है ये आपको राइट टू वोट देता है और इसी आधार पर यूपीएससी ने राइट टू वोट को एक लीगल राइट भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है। 327 कहता है कि विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। मतलब 327 आपको पता है कि चुनाव की ही बात चल रही है ना। 326 बस कहेगा वयस्क मताधिकार की, 327 बात कहेगा विधानसभा की, 328 कहेगा ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संदर्भ में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। और 329 कहता है कि अदालतों का हस्तक्षेप ना हो। 329 क्या कहता है? चुनावी मामलों में अदालतों का जो हस्तक्षेप है वह नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लिखी नहीं है। हम उन पे भी तो बात करें। मतलब संविधान में कुछ बातें लिखी नहीं गई है, वो एक दोष की तरह देखा जाता है। और वो दोष ये है कि जैसे कि संविधान ये तय कर सकता था कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त जो है, उनकी जो आयु है, उनकी जो योग्यता है वह क्या हो, है ना। इस चीज को वह तय कर सकते थे। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो है वह वर्णन नहीं है कुछ बातों का, जिसे हम एक दोष की तरह देखते हैं। संविधान में वर्णन नहीं है। किस बात का वर्णन नहीं है? पहली बात इसमें यह कही जाती है कि सदस्यों की अहर्ता जो है वह नहीं बताई गई है ना। योग्यता, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, सदस्यों की अहर्ता या योग्यता, अहर्ताएं नहीं निर्धारित ही नहीं की गई है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह कहा जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, उस पदावधि की बात जो है वह नहीं की गई। अब आप सोचेंगे मैम आपने तो अभी बताया था। तो मैंने जो बताया वो संविधान ने बताया है या फिर मैंने बताया है कि चुनाव आयोग
जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो हमने चुनाव आयोग के अधिनियम के अकॉर्डिंगली जो कार्यकाल की बात है वह की गई थी ना। चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होगा। यही बात इसमें दी गई है बुक में। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली पदावधि की बात जो है वह स्पष्ट रूप से संविधान नहीं करता कि इनका पद कितना होगा, क्या अवधि होगी। सो पदावधि का उल्लेख नहीं है, पदावधि का उल्लेख नहीं है। क्लियर। अब देखो तीसरा ये कहा जाता है कि जैसे कि आपने कई पदों को ये किया गया है कि आगे आप कहीं और सरकारी सेवाओं में नहीं पदस्थ हो सकते, क्योंकि इससे आपकी निष्पक्षता और आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला देंगे। जैसे कि जो जजेस हैं उनको आगे किसी पद नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है कि आगे वह किसी पद पर नहीं रह सकते, ताकि वह निष्पक्षता को अपनाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह निष्पक्ष रहे। इसमें ऐसा नहीं किया गया है। तो इसमें संविधान में बेसिकली होना चाहिए ना ये। तो सेवानिवृत्त आयुक्तों को सेवानिवृत्त आयुक्तों को दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं है, दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं, दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, हम दोष के रूप में इसको गिनते हैं। अच्छा, एक मामला हम देखते हैं, आपको दिख रहा होगा अनूप वर्णवाल मामला 2023। हो सकता है कुछ बच्चे केवल इसी को देख रहे हो, मैं पढ़ा यहाँ कर रही थी। तो आखिर अनूप वर्णवाल जो मामला है 2023 का वह है क्या। तो इसमें देखो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि सभी बाहरी और राजनीतिक जो कार्यकारी हस्तक्षेप है उन सभी से जो ये चुनाव आयोग है वह स्वतंत्र रहेगा। और इसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स जो है वह बेसिकली बताए हुए हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहली बात इन्होंने ये कही अनूप वर्णवाल फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक व कार्यकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक व कार्यकारी हस्तक्षेप से, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है स्वतंत्र रहे। और इसके लिए ये कहा कि देखो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी ये कह दिया कि आयुक्तों जो आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति बनाई जाए, आयुक्तों की नियुक्ति हेतु एक समिति बनाई जाए, ठीक है। और ये कहा कि इस समिति में 3 मेंबर्स होंगे, पीएम होंगे, लोकसभा विपक्ष होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता, है ना, लोकसभा विपक्ष नेता, और तीसरा जो है वह सीजेआई होंगे, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वह होंगे। पहली बात इसमें ये कही, ठीक है, कि आयुक्तों की जो नियुक्ति है वह एक समिति के द्वारा की जाएगी। और दूसरी बात इसमें ये कही कि देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा उनके पास सुरक्षा है, बट जो अन्य आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनके पास इस तरह की शक्ति और सुरक्षा नहीं है। उनको सुरक्षित करने की जो बात है वह कही गई। तो यहाँ पर यह कहा कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो आधार है, हटाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह हो। आप सोचेंगे अभी कौन सी व्यवस्था है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह, है ना। आप सोच रहे होंगे अभी कौन सी व्यवस्था है। अभी जो व्यवस्था है वह क्या है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनकी सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, ऐसा है ना, प्रॉपर प्रक्रिया ही कर दो, ये बात इसमें कही गई, ठीक है। और तीसरी बात इसमें ये कही गई, तीसरी कि जो सेवा शर्तें हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त की उसमें भी अलाभकारी परिवर्तन ना किया जाए। अन्य आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त, अन्य व जो प्रादेशिक आयुक्त हैं
अन्य व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएं। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, है ना। तो ये 3 बातें अनुपवनवाद मामले में 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। क्लियर है। तो हमने देखा स्वतंत्रता के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन होना चाहिए। एक दोष की तरह इसको देखा जाता है और ये 3 दोष हमें दिखाई देते हैं कि सदस्यों की अर्हताएं जो है वह निर्धारित नहीं है, पदावधि निर्धारित नहीं है और आगे नियुक्ति पर रोक नहीं है। कभी भी याद करो तो सेंटेंस मत याद करो, कीवर्ड के भी कीवर्ड याद कर लो। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया कि 324 में ये याद कर लो, इस आर्टिकल में ये याद कर लो, मतलब उस वर्ड को याद कर लो। आपको पता तो है कि 324 से लेकर 329 भाग 15 में चुनाव की बात की गई है। तो अब अगर उससे रिलेटेड कोई प्रावधान है तो निश्चित रूप से वो चुनाव से ही संबंध होंगे। अगर आपने उसमें विधानसभा को याद किया है तब भी आपको ये याद रहेगा कि ये जो चुनाव है ये चुनाव के संदर्भ में होगा। अगर आपने 329 को याद किया, आपने उसमें केवल हस्तक्षेप को याद कर लिया तो न्यायालय का हस्तक्षेप रोक दिया गया। बस इसी तरीके से आपको चीजों को याद कर लेना है। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शक्तियां हैं आखिर वह क्या है। ठीक है, शक्तियों की बात करेंगे तो कई तरह की शक्तियां हैं। संसद, राज्यों का विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लेकर कई तरह की शक्तियां। बेसिकली वैसे तो शक्तियों को 3 भागों में देखा जाता है, 3 तरह से देखा जाता है कि कुछ प्रशासनिक शक्तियां हैं, कुछ न्यायिक शक्तियां हैं और कुछ सलाहकारी शक्तियां हैं। तो 3 तरह की शक्तियों की बात की गई और इसमें बेसिकली लगभग आपके 15 पॉइंट्स बताए गए हैं, बट हम उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके पढ़ लेते हैं, हम अलग करके पढ़ लेते हैं। तो जब हम प्रशासनिक की बात करेंगे तो प्रशासनिक शक्तियां कौन सी होंगी? प्रशासनिक, जैसे कि हम डेलिमिटेशन आयोग की बात करेंगे, परिसीमन आयोग। नया तो नहीं लग रहा, पढ़ चुके हम डेलिमिटेशन को एनसीईआरटी में भी। आर्टिकल 82 क्या कहता है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है, गठन जो है वह राष्ट्रपति करेंगे जब वह आवश्यकता समझे। अब तक 4 बार हुआ है, 5वां 26 के आसपास होगा। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, है ना। निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, जो यही मैंने बताया, निर्वाचन क्षेत्र जब देश को चुनाव के उद्देश्य से बांट दिया जाए, बस वही निर्वाचन क्षेत्र है। देश को चुनाव के उद्देश्य से बांट दिया जाए। ठीक है। मतदाता सूची तैयार करना, समय समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। चुनाव चिन्ह को लेकर अगर किसी भी तरह का कोई विवाद है तो उसे खुद निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयुक्त, उसके पास न्यायिक शक्ति है, उसके अंतर्गत वह उस मामलों को निपटेगा, देखेगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित, अब देखो वही बात हो गई, जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आपका एमसीसी है, जो कि 2023 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं चांद से आ रहा है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, बस हमने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं करी, सो हमसे बनता नहीं है ना। आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित कराना। मेन इसका क्या है? समान प्रतिस्पर्धा या समान अवसर सभी को सुनिश्चित हो सके चुनाव में, इसलिए चुनाव आचार संहिता जो है वह लागू करी जाती है। चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो। आम चुनाव तो हमने देख लिया कि हर 5 वर्ष में लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव है, दैट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। उपचुनाव मतलब 1 या 2 सीटों या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना, क्योंकि सीट खाली हो गई, क्योंकि जो भी वहां पर था उसकी डेथ हो गई या अन्य कारण से वह पद खाली हो गया, है ना। तो ये आपकी प्रशासनिक शक्तियां हो गई। अब कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार है जो कि सलाहकार हैं या फिर वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक कार्य, उसको देख लेते हैं। तो संविधान के तहत संसद और राज्य विधानमंडल में मौजूद जो सदस्य है उसके चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। अगर जो अयोग्यता तय होती है इस मामले में है, ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिससे ऐसी राय दी गई है, के लिए बाध्यकारी है ना। ऐसे मामलों में क्या है? आयोग की राय क्या है? बाध्यकारी, सलाहकारी नहीं होगी। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का अगर दोषी पाया गया है तो ऐसे व्यक्ति के मामले में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के सामने आते हैं
कि इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भ्रष्ट आचरण का दोषी है कि किसी ने रिश्वतखोरी की है या फिर फ्रीबीज जो है वह बांटे हैं, जैसे कि आप देखेंगे अभी इतना चुनाव चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सुनाई देंगे कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं या फिर कुछ। आपको पता होगा कि जब आदर्श आचार संहिता जो है वह लागू हो जाती है, उसके बाद आप शायद 2 लाख एक लिमिट सेट है कि उससे ज़्यादा का जो कैश है वह ले जा नहीं सकते। एक रील देख रही थी मैं, तो उसमें एक जो अंकल है ना, उनको शायद वो 20-25 लाख रुपए एक सूटकेस में रखे हुए थे, तो पुलिस वाले ने रोक लिया था कि ये सूटकेस में क्या है दिखाओ। तो उन्होंने देखा कि उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, कैश था। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, कि आप अवेयर नहीं हो इस बात से कि आपको बैंक से इतना पैसा भी निकाल के कहाँ और क्यों ले जा रहे हो। तो जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो ये कुछ जो कंडक्ट है वह लागू किए जाते हैं कि आप इससे ज़्यादा का जो कैश है उसको लेकर नहीं जा सकते, है ना। सो अगर कोई भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के सामने अगर इस तरह के मामले आते हैं तो यहाँ पर इस सवाल के लिए आयोग की राय भी जानी जाएगी, क्योंकि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए किया जाएगा, ये सारी बातें इसमें तय होंगी, है ना। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियां होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए विभाजन विलय वाली बात होती है राजनीतिक दलों के, तब इसके पास कौन सी शक्तियां, अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, पूर्ण न्यायिक नहीं। पूर्ण न्यायिक तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय है, अर्ध न्यायिक शक्तियां होंगी। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो कि समय के भीतर और कानून के द्वारा निर्धारित तरीके से चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहता है। अगर आप ये नहीं बता पाए ना कि आपने कितना चुनाव में खर्च किया है और आयोग ने मांग ली है ये डिटेल और नहीं बता पाएंगे, आप देखना बहुत सारे लोग जो है वह अयोग्य घोषित होंगे, बहुत सारे लोगों को हटाया जाएगा। और ये इस बेस पे हटाया जाएगा क्योंकि उन्होंने चुनावी खर्च का जो ब्यौरा है वह नहीं दिया कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके क्या क्या खर्चे आए, है ना। ये ब्यौरा अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर हमने इन अधिकारों की बात की, प्रशासनिक सलाहकार व अर्ध न्यायिक। अब देखो एक बात और, दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत। मतलब अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी दृष्टि मतलब क्या है। चुनाव आयोग बेसिकली एक श्रेष्ठता के लिए काम कर रहा है, श्रेष्ठता का एक संस्थान है। और ये किस चीज की श्रेष्ठता के लिए काम कर रहा है कि बेसिकली भारत और विश्व में एक सक्रिय क्रियाशीलता, एक भागीदारी दिखा सके, एक चुनावी लोकतंत्र को गहराई से, है ना, एक मजबूती दे सके। तो बेसिकली यही इसी दृष्टि से वह काम करता है कि यह लोकतंत्र को मजबूत बना सके, लोकतंत्र को गहराई से एक मजबूती जो है वह देख सके, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सके। इसके लिए चुनाव आयोग काम करेगा, है ना। इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वही कि चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखेगा, नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, स्वतंत्रता और दोष मुक्त पारदर्शी चुनाव संपन्न कराएगा, उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करेगा ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में लोगों का विश्वास काफी मजबूत हो। देखो, अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार आई है अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हमने उसको एक लीगैलिटी दे दी, एक लेगेसी उसकी हो गई, हमने उसको एक वैधता दे दी, है ना, एक लेजिटमेसी हो गई। वैधता क्यों दे दी, क्योंकि हमने उस परिणाम को स्वीकार कर लिया, हमने उस सरकार को स्वीकार कर लिया और हमने ये बात मान ली कि ये लोगों के द्वारा चयनित सरकार है। तो यहां पर क्या है कि आपने उसको लेजिटिमेट कर दिया, आपने उसको वैध सरकार घोषित कर दिया एक तरीके से। अब आप देखेंगे कि भले कोई सत्ता में है, अगर वह हार जाए तब ऐसे में वह क्या होगा कि ठीक है, भले ही बहुत भारी मन से कहेगा बट कहेगा कि अब जनता का आदेश हमें स्वीकार है। अब जो जीत जाता है वह उसको दूसरे भाव से कहेगा कि लोगों ने हमें ये काम दिया है, हम इस काम को करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली लोगों को ये लगता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं और लोकतंत्र है, इसका मतलब अगर ये व्यक्ति जीता है तो लोग चाहते होंगे तभी ये जीता होगा। ठीक है, लोग चाहते हैं तभी ये जीता होगा, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस परिणाम को स्वीकार कर ले रहे हैं। अगर हम परिणामों को स्वीकार ना करें, इसका मतलब लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं है, इसका मतलब आपको ये लगेगा कि चुनाव जो है वह गलत तरीके से हुए हैं, तभी तो नहीं स्वीकार करोगे। स्वीकार कब कर लोगे बताओ, किसी बात को कब मान लोगे, जब आपको लगेगा कि ये सही है, जब आपको लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है।
अगर आपको लग रहा है कि सही और ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम उसके रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, है ना। तो इसके कुछ निर्देशक सिद्धांत है, मतलब किन तरीकों से ये रेगुलेट होती है, क्या इसके निर्देशक सिद्धांत है। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई संविधान इसका निर्देशक सिद्धांत है। संविधान कैसे? क्योंकि संविधान में समानता की बात की गई है, निष्पक्षता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है बेसिकली कि इन वैल्यूज को बढ़ाने के लिए जो चुनाव आयोग है वह काम करेगा। मतलब ये क्या है, उसके लिए निदेशक तत्व है, ये उसके लिए एक रेगुलेटरी तत्व की तरह जो काम है वह कर रहे हैं। ठीक है, तो निर्वाचित सरकार का निरीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना, ये सारे काम इसके हैं। महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, स्वायत्त और पेशेवर दृष्टिकोणों के साथ चुनाव संपन्न कराना। तो चुनाव संपन्न कराना किसके साथ? जवाबदेहिता के साथ, पारदर्शिता के साथ। ये इसके एक सिद्धांत है, मतलब जिसके आधार पर यह काम करेगा। ठीक है, जो मतदाता है, समावेशी मतदाता केंद्रित, मतदाता स्नेही वातावरण, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना, चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कराना, चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों की भागीदारी करवाना। तो चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे मतदाता हो, इन दोनों की भागीदारी को तय कराना इसका मुख्य काम होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे वह मतदाता हो, चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे वह चुनावी अधिकारी हो, चाहे वह उम्मीदवार हो, चाहे वह सामान्य जनता हो, उसमें एक अवेयरनेस जो है वह क्रिएट करना। अब जैसे कि अगर निर्वाचन आयोग अपनी थीम ये देता है, नथिंग लाइक टू वोटिंग, नथिंग लाइक टू वोटिंग, वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, इस तरह की थीम से वह क्या कर रहा है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मतलब आओ और वोट करो। निर्वाचन आयोग क्या कर, आओ और वोट करो। आप देखेंगे संसद टीवी पे थोड़ा सा न्यूज़ आप देखेंगे तो शायद अंडमान निकोबार की कोई ऐसी जनजाति जिसने पहली बार जो वोट है वह दिया, और वहाँ पे घर घर जाकर उन लोगों को जो है वह इससे परिचित कराया गया और उनसे वोट कराया गया कि आप किसकी सरकार, मतलब जो कुछ भी है, देख लीजिएगा कैसी व्यवस्था वहाँ पर तय की गई थी। तो आप देखेंगे इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स आपको क्या बताते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया कि पहली ऐसी कौन सी जनजाति, यानी जब जनजातियाँ लोकतंत्र में विश्वास करके पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हम आपको बिल्कुल करना चाहिए, है ना, करना चाहिए हमारे लिए भी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक है, टेलीग्राम के लिए पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया है। टेलीग्राम के लिए पीडीएफ या तो आप सर्च कर लीजिए @मंचू PWUPSC। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें कि हमने निर्वाचन के बारे में जो है वह समझा कि आखिर जो निर्वाचन आयोग है वह क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया हमारा पहला संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चैप्टर नंबर 43 है ना। अब हमें बाकी आपका बच रहा है अभी लगभग इसमें 55 चैप्टर्स तक हमें जाना है। तो एक एक करके जो सारी संस्था है उसको पढ़ेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैम छोटे चैप्टर हैं, तो बट हम फिर भी एक दिन में एक लेक्चर लेके चलेंगे, और यही कारण है कि आपको इस वीक में 4 लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। मतलब इस वीक में आपका निर्वाचन आयोग हो जाएगा, आपका संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, कल राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा और वित्त आयोग हो जाएगा, है ना। तो 43, 44, 45, 46 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ में आप मेंस आंसर राइटिंग करते चलो। जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने आपको बताया है, एक तरीका बताया किस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स को देखो, है ना। इस तरीके से आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।